हेलो, आज की इस वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ। ये वो एमसीक्यू हैं जो कि जेकेएसएसबी के 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो आए हैं वो कवर करता जाऊँगा। तो एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, मल्टीपल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल क्या है? जेकेएसएसबी के मैट्रिक बेस्ड एग्जाम में 2025 में वहाँ पर पूछा गया। तो आयरन ये जो आपको देखने को मिल रहा है, आयरन एक और से आपको देखने को मिल रहा है। ये जब उससे कुछ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कास्टिंग की बात करेंगे, आयरन बेल्ट है उसको नई शेप देने की कोशिश आप कर रहे हो यहाँ पे, तो ये वाला प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। इस आयरन की बात करेंगे, इस आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए आयरन के बारे में, आयरन का केमिकल सिंबल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे Fe आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका एटॉमिक मास 55.845 आपको देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम में एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आपको बताऊं पीरियोडिक टेबल में, तो 8th ग्रुप में आपको देखने को मिलता है, 4th ग्रुप में ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा और 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। और इसकी और भी हैं, जैसे हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सिडराइट हो गया, जैसे आपको आयरन देखने को मिलता है। ये सारे उसकी और हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आयरन की और कौन सी है इसमें से, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, अच्छा कंडक्टर है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रॉन्ग होता है। यूजेस की बात करेंगे, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ जाता है। जैसे एलॉयज, एलॉयज का मतलब एक से ज़्यादा मेटल को कंबाइन कर रहे हो, आयरन के साथ कार्बन को कंबाइन कर रहे हो, वो स्टील बन जाता है। उसी आयरन और कार्बन में जैसे अब आप क्रोमियम ऐड कर लोगे, निकल ऐड कर लोगे, वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, जिसके आपके बर्तन वगैरह जिन्हें देखने को मिलते हैं, रस्टिंग से बचने के लिए क्रोमियम ऐड करा जाता है। ये सारे इसके एलॉयज कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। और हमारी बॉडी की बात करें, हेमोग्लोबिन में आपको देखने को मिलता है रेड कलर, तभी आपको देखने को मिलता है। और इसी की वजह से रस्टिंग भी होती है। जब आयरन की बात करेंगे, वाटर के और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो रस्टिंग हो जाती है। और प्रिवेंशन के लिए गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, जिंक की कोटिंग करी जाती है, पेंट करा जाता है। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। फिर कुछ और मेटल मिक्स किया जाएगा, एलॉय बनाया जाएगा। तो ये आयरन के सारी डिटेल्स आपको मैंने बता दी। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा आप आराम से कवर कर लोगे, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे बाकी सब्जेक्ट की भी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। हालांकि ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे तो जो स्टूडेंट एप्लीकेशन पर नहीं कनेक्टेड उनको बताना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन पर भी जो एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई है। एमसीक्यू सीरीज में सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जा रहे हैं, ना कि सिर्फ साइंस। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी होगा, रीजनिंग होगा, मैथ भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू सीरीज ऑल सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल रही है। और इसमें जेकेएसएसबी, एसएससी, बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए 2025 में, 24 में, आने वाले टाइम पे जो ईयर आएंगे उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब कुछ आपको देखने को मिलता जाएगा। और वैलिडिटी भी 1 साल की नहीं, 1.5 साल की, 1.5 ईयर की वैलिडिटी आपको देखने को मिलती है। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप इस एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन पर किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको सेपरेटली ये एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है, वो उसी कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच विटामिन, कौन सी विटामिन की बात करेंगे, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब सनलाइट की बात करेंगे, सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन देखने को मिल रही है, कौन सी विटामिन प्रोड्यूस हो रही है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये भी जेकेएसएसबी के 10th बेस एग्जाम होते हैं, वहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँगा, जब हमारी स्किन की बात करेंगे, यूवी रेज होती हैं, एक्सपोजर होता है, तो केमिकल रिएक्शन होती है। और हमारी अगर बात करें, हमारी स्किन की बात करेंगे, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी स्किन में देखने को मिलता है वो इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से विटामिन D3 बन जाता है। विटामिन D3 बन गया, यानी कि कैल्सीफेरॉल आपको देखने को मिल रहा है। फिर इस विटामिन D3 की प्रोसेसिंग होती है लीवर और किडनीज में, और फिर विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी आपको देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन में विटामिन डी देखने को मिले तो विटामिन डी की प्रोडक्शन हो रही है जब सनलाइट से एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है जी। तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल कहने में विटामिन डी भी कह सकता था, लेकिन एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाए कि हमारी स्किन का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, फिर पहले क्या कन्वर्जन होता है, कैसे भी क्वेश्चन बनेगा आप अब आराम से कवर कर लोगे। अब विटामिन की बात कर ही ली है तो बाकी विटामिन के केमिकल नेम भी देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए का केमिकल रेटिनॉल होता है, बी का थायमाइन हो जाएगा, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल। विटामिन की में K1 भी आ जाएगा जिसका फ्लूकिन 1 होता है, K2 मैनाक्विलिन होता है, K3 अलग से हो जाएगा। वैसे B1, B2, B3 इसके भी कई सारे होते हैं, वो मैं ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। विटामिन ए के सोर्सेज आपको दिए हुए हैं, विटामिन सभी विटामिन के सोर्सेज दिए हुए हैं। और इनकी डेफिशिएंसी की तो कौन सी डिजीज़ होगी,
विटामिन ए की डेफिशिएंसी को तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बी की डेफिशिएंसी बैरी हो जाएगा, सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाएगा, और डी से रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी देखने को मिलेगी, इसे इनफर्टिलिटी, मसल्स वीक हो जाएंगे, और के की कमी से ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाएगी, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिसे कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पब्लिकेशन में वीडियोस देख रहे हो मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप देखो सेम क्वेश्चन एक ही सेम ईयर में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, बस कंसेप्ट चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, इसलिए एमसीक्यू सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? ये भी मैट्रिक बेस्ड एग्जाम हुए वहां पर पूछा गया है, 4 तरह के ऑप्शंस दिए गए, अभी तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनके आंसर को पता ही होने चाहिए। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को, जिसकी इमेज भी आपको देखने को मिल रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल की बात करेंगे, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, सभी ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने होते हैं। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, और सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन और शॉन के द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी, और बाद में मॉडिफाई भी इसे करा गया था। और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया हो गया। दूसरे यूकैरियोटिक होते हैं जो कि कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब कुछ आपको बताया जा रहा है। साइज ऑफ सेल वेरी करता है, सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच कैट भी देखने को मिल रहा है, तो वेरी कर रहा है साइज भी इसका, ठीक है। पार्ट्स की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो बड़े सारे पार्ट्स होते हैं। फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। उसके बाद जैसे लाइसोसोम्स की बात करेंगे, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है ना। ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से जेकेएसएसबी के मैट्रिक के एग्जाम में वहां पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब ये इंसुलिन काम कैसे करता है, इसका काम क्या होता है, वो इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ लो। आपको यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक चैनल ग्लूकोज चैनल क्लोज वाला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंसुलिन एक की है जो कि ग्लूकोज चैनल को अनलॉक करता है, यानी कि देखो जैसे आपकी बॉडी में ग्लूकोज वगैरह आ गया है ना, अनलॉक भी वही कर रहा है और ओपन भी वही कर रहा है, और फिर सेल में भेज रहा है, यानी कि कंट्रोल कर रहा है कितने ग्लूकोज का लेवल सेल में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, कब क्लोज करना है, कब ओपन करना है, तो उसको ये कंट्रोल कर रहा है। ऐसा थोड़ा वर्क इसका समझ आया होगा ना, जो ब्लड प्रेशर वैरी करता है, शुगर की बात करेंगे, वो सब कुछ थोड़ा कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इतना काम आपको समझ आ गया होगा। देखो इंसुलिन की बात करेंगे, हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, भी आपको पता है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग का काम कर रहा है इंसुलिन इंटेक वगैरह का। ये बीटा सेल्स जो होते हैं उससे पैनक्रियाज के उससे प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, लीवर या पैनक्रियाज? पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक्शन क्या है, जैसे सेल को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में सेल की मदद करता है, ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सके। ग्लूकोज को स्टोर भी करता है एज ग्लाइकोजन लीवर्स और मसल्स में, तो लीवर में स्टोर करने का काम हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है, पैनक्रियाज में, और ये आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। बाकी लीवर के बारे में आपको बता दिया, वो उसको स्टोर करने का काम कर रहा है, किडनी तो फिल्टर करने का काम कर रही है ब्लड को, दिल तो हमारा पंप करने का काम कर रहा है, तो पैनक्रियाज ही बचा था, वही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाज आपको ये बॉडी पर देखने को भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो सीरीज, क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपको कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पर पूछा गया, यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। पहले में कहा गया कि आप इन्फेक्टेड सॉइल के साथ कांटेक्ट में आते जा रहे हो, आप मतलब जैसे टॉवल्स, बेडिंग या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसे शेयर वगैरह कर रहे हो, कि इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से हो रहा है। तीसरे में कहा गया कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट की वजह से आपको रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो रही है। फोर्थ में कहा गया कंटेमिनेटेड, प्रदूषित खाना पानी वगैरह पी रहे उसकी वजह से रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो रही है। तो कौन सा कॉमन कारण नहीं है आपसे वो पूछा गया, तो चलो इसका आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो रिंग वॉर्म की बात करेंगे, फंगल इन्फेक्शन है स्किन की, जो कि डर्मेटोफाइट्स की वजह से होती है, इसकी एग्जांपल भी दी गई है। स्प्रेड किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा, ऐसा तो होता है। इन्फेक्टेड सॉइल की वजह से भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही ही है, क्योंकि आपको पता है ना कौन सा कॉमन कारण नहीं है, ये भी कॉमन रीजन है, ये भी कॉमन रीजन है। एनिमल्स जो इस फंगस को कैरी करते हैं उसकी वजह से भी होता है, मतलब इन्फेक्टेड एनिमल से भी होता है। लेकिन अगर आप कंटेमिनेटेड फूड या वाटर अगर आप एब्जॉर्ब करते हो तो इससे रिंग वॉर्म नहीं होता, इससे बैक्टीरिया या प्रोटोजोल डिजीज होती है, जैसे कॉलरा, टाइफाइड वगैरह हो गया, फंगल इन्फेक्शन। बाकी ये कॉलरा, टाइफाइड वगैरह इस तरह की डिजीज आपको देखने को मिलती है, फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कॉमन कारण नहीं है, वही आपसे पूछा गया था।
आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है और स्पीड कांस्टेंट है, तो उसमें क्या चीज़ होगी? ये कुछ जैसे एमटीएस का एग्जाम हो 2025 में, गार्डनर का एग्जाम हो 2025 में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है, स्पीड कांस्टेंट, उसमें क्या होगा? 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए। इसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, कभी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना, तो कांस्टेंट तो हो नहीं रहा, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। और एक्सेलरेशन भी चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो गई होगी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं है। पहले तो ऑप्शन तो गलत हो गए। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, बॉडी जब मूवमेंट करती जा रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई होगा, तो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv²। m हो गया मास, v हो गया स्पीड, और जब स्पीड ही कांस्टेंट हो जाएगी तो मास तो कांस्टेंट है ही है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया व्हाट इज द, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम 2025 का, वहां पर पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर। मास और वेवलेंथ के बीच में अब क्या रिलेशनशिप आपको बताना है, एज पर डी ब्रॉगली की रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बताना है। डी ब्रॉगली ने जो बताया कंसेप्ट, जो फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग मास और वेवलेंथ का बताइए क्या रिलेशन को देखने को मिलता है। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, चलो हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये रही डी ब्रॉगली की इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन वी म्यू आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एच आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एम मास हो जाएगा, वी वेलोसिटी हो जाएगा, और एम को पी आपको मोमेंटम भी पता है, पी इक्वल्स टू एम, तो एम की जगह पी भी लिख सकते हो, एच अपॉन पी भी कर सकते हो। बस इतना आपको समझ आएगा ना, लैम्डा यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यानी कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही तो आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से मैट्रिक बेस्ड एग्जाम हुए 2025 में, वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स, आपको सब कुछ देखने को मिलता है। आरबीसी की बात करें, इनका मेन फंक्शन क्या है? 4 तरह के ऑप्शन तो आपको दिए ही हुए हैं, चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जी, मेन फंक्शन जो होता है आरबीसी का, आरबीसी को अर्थोसाइट्स भी कहा जाता है। ये मेन काम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लंग से पूरी बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का भी काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आरबीसी में भी हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से आपको आयरन मतलब रेड कलर का खून देखने को मिल रहा है। और ये बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताएगी, आप आराम से देखो, पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है फिर से गार्डनर एमटीएस के एग्जाम 2025 में, वहां पर पूछा गया, कहा गया ऑडिटोलॉजी की बात करेंगे, ये किसकी स्टडी है? 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए, तो आपको इमेज से ही समझ आ गया होगा। ऑडिटोलॉजी की बात करेंगे, टिथ की स्टडी होती है ना, ऑडिस या ऑडिट का मतलब है टूथ, और लॉजी का मतलब स्टडी होती है, तो टूथ की स्टडी को ऑडिटोलॉजी कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑन्टोजेनी की बात करेंगे, ये क्या है? जब एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है उसकी स्टडी को ऑन्टोजेनी कहेंगे। बोन की बात करेंगे, बोन की स्टडी हमारे पास क्या हो जाएगी? एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, आप ऑर्थोपेडिक्स को ढूंढते हो ना, तो जो बोन को ट्रीट करते हैं, डिसऑर्डर्स को, जॉइंट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का काम करते हैं, वो मेडिकल ब्रांच को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे बोन्स की स्टडी ऑस्ट्रोलॉजी हो जाएगी, और एजिंग की स्टडी को जेनेटोलॉजी कहते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, आप इनको भी आराम से कवर कर सकते हो। तो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ये सभी जेकेएसएसबी, सभी एसएससी, सभी रेलवे एग्जाम में काम आने वाली है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और कंटिन्यू सीरीज रहेगी, वीडियोज में डेली बेसिस पे आती ही रहेंगी। बाकी अगर कोई भी फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करते हो, फिर आपको एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके फुल लेंथ कोर्स में ही एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल हो जाएगी, टेस्ट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिक्स कर चुका हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कहा गया है, ये भी फिर से गार्डनर एमटीएस का एग्जाम में वहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पे कहा गया है फॉर इमीडिएट एनर्जी, अगर आपको सेल्स में इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो आपको क्या लेना चाहिए? 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो ग्लूकोज लेना चाहिए, C6H12O6 फार्मूला होता है। आपको पता है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम में डिहाइड्रेट पेशेंट्स होते हैं या वीक हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाओगे तो डायरेक्ट आपको ग्लूकोज लगा देते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो, और वो आपको पीने के लिए तो दे सकते हैं, पीने के लिए क्यों नहीं देते? डायरेक्ट वेन्स में लगाते हैं ना, डायरेक्ट बॉडी में
जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे अगर आप कंज्यूम करोगे तो उसको टाइम लगेगा, डायरेक्ट वेन्स में लगाया जाता है, ड्रिप वगैरह बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा जाता है। तो मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या ग्लूकोज आपको देखने को मिल रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म है ना कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि बाद में भी तो ग्लूकोज ही बने, जो खा रहे हैं उसको ग्लूकोज ही बनना है, तो पहले वो ग्लूकोज डायरेक्टली यहाँ पे दिया जा रहा है। और ग्लूकोज की बात करेंगे, उससे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिससे आपको मतलब एटीपी जो एनर्जी करेंसी कहा जाता है वो अचानक से बन जाएंगे, तो वो एनर्जी वगैरह मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज इतने सेट आपके सामने रखने वाला हूँ, बाकी सेट नई वीडियोज में मिलेंगे, और बाकी कुछ सेट आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, कुछ सेट मैक्सिमम सेट आपको एप्लीकेशन पर मिलते जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को ये पे एंड करने वाले हैं।